हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी पीजी मैथमेटिक्स। ये सर्वर क्लासेस का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का जो एम है वो ये कि वो बच्चे जो मैथमेटिक्स को अब तक डिफ़िकल्ट समझते हैं या एज ए डल सब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं, उनको मैथमेटिक्स हम एक अपने तरीके से आसान तरीके में रखें कि ताकि हर एक बच्चे को ये महसूस हो जाए कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। और ये फैक्ट है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट को उस वक्त तक ही डल या बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है कि जब तक वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन मैथमेटिक्स समझ में आ गया तो हर एक बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये फैक्ट है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया कि अभी फिलहाल हमारा जो मकसद है वो ये कि बोर्ड की प्रिपरेशन बच्चे को, जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है या बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड का, उसके बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हर एक चैप्टर के पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपका लेक्चर यहाँ पे मिलेगा। सर्वर क्लासेस पे जाइए, वहाँ उसकी प्लेलिस्ट में इजी पीजी मैथ्स सर्च करिएगा और वहाँ पे सारे चैप्टर वाइज A to Z सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हाँ, ये अभी प्रेजेंट नहीं है, ये जैसे जैसे यहाँ पे लेक्चर्स एक एक दिन एक एक लेक्चर अपलोड होता जाएगा और पूरे साल जो है कि आपका कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हर बच्चा जो बोर्ड की तैयारी सीबीएसई बोर्ड कर रहा है वो पूरा का पूरा एक तरह से मैथमेटिक्स यहाँ पे उसको कवर हो जाएगा और पूरा एनसीईआरटी के तरीके से ही उसको कराया जाएगा। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि अगर एनसीईआरटी को बच्चा ढंग से कर ले और उसमें थोड़े से अगर एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो अपने आप मेंस की भी तैयारी हो जाती है। बढ़िया से आप मेंस में भी जो है कि आईआईटी मेंस में आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं अगर एनसीईआरटी को समझ के, डीपली समझ के अगर पढ़े हैं और थोड़े एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हैं तो पक्का है कि मैथमेटिक्स में आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी मेंस में। तो इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव वही है कि सबसे पहले बोर्ड का प्रिपरेशन कराना बच्चों को। पहले फर्स्ट लेवल पे हम बोर्ड का ही प्रिपरेशन कराएंगे और देन प्लस आईआईटी मेंस के लिए। और जैसे मैंने कहा कि ये टोटली कंप्लीटली फ्री है। हाँ, इसका जो है कि एक पेड वर्जन भी है और पेड वर्जन में टोटल जो इसकी फीस है वो 2490 रुपये है पूरे साल का। और पेड वर्जन का बेनिफिट क्या है कि उसकी सारी क्लासेज लाइव होगी, उसमें कंप्लीट आपके नोट्स दिए जाएंगे, जो भी यहाँ पे लेक्चर हो रहा है उसका नोट्स पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ साथ जैसे हम जब लेक्चर दे रहे होंगे तो मान लिया कि एक एक्सरसाइज है और उसमें 15 क्वेश्चन है, तो उसमें 5-6 डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और बाकी जो 8-10 क्वेश्चन बचेंगे वो बच्चों को कहा जाएगा कि कल तक आप इसको कंप्लीट करिए। तो कल ये क्लास से पहले हम सारे उस क्वेश्चन की डाउट का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे लाइव डाउट डिस्कशन होगा। किसका डाउट डिस्कशन होगा? तो आज के लेक्चर में जो भी हम क्वेश्चंस देंगे वो बच्चा कल तक करके आएगा और उसमें कोई भी डाउट होगा तो उसका हम डाउट डिस्कशन करेंगे। प्लस एडिशनल जो है मेंस के कंटेंट्स दिए जाएंगे। यानी कि हम ये मान के चलें कि अगर बच्चा जब एनसीईआरटी को पूरा ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद मेंस के लिए उनको और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है या क्या और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हो सकता है, वो पूरा उसकी हम बुक देंगे। तो ये पूरा जो है कि पेड वर्जन की एक बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है। अब बाकी जैसे मैंने कहा कि उसमें हर बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो पूरे लेक्चर्स यहीं से वो एक्सेस करके अपनी पूरी बोर्ड की मुकम्मल तैयारी यहाँ से कर सकता है। तो ये तो एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि ये इजी पेजी मैथमेटिक्स में हम क्या कराएंगे, हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब बिना ज़्यादा बात किए डायरेक्ट हम उतर आए आज का हमारा पहला लेक्चर और जो पहला चैप्टर है वो मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स पे आज बात करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स क्या है या क्यों बनाया गया, उसके क्या एम है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से ही सारी चीज़ें चल रही हैं, उसी सीक्वेंस से हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स का वजह क्या था ये समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में ही है, इसी एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई 3 स्टूडेंट्स हैं, राधा, फौजिया और सिमरन। इनके पास पोजेशंस हैं नोटबुक्स के, पेन्स के। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है राधा, एक स्टूडेंट है फौजिया, एक स्टूडेंट है सिमरन और इनके पास पोजेशंस है नोटबुक्स एंड पेन के।
15 नोटबुक्स और 6 पेन, इनके पास 10 नोटबुक 2 पेन, और सिमरन के 13 नोटबुक और 5 पेन। तो एक तरीके से उनके पास पोजेशंस का एक डेटा यहाँ पे लिखा गया है। और शुरुआत में लोग ऐसे ही लिखते थे इस तरह से कि भाई क्या अगर मान लिया कि 2-4 और स्टूडेंट होंगे तो फिर आगे ऐसे ही उसमें आएगा कि एक्स के पास इतने नोटबुक इतने पेन, इतने नोटबुक इतने पेन, इसी तरह से डेटा को जो है कि लिखा जाता था। अब बाद में लोगों ने सोचा कि यार क्या ये जो डेटा लिखा गया है कि क्या ये प्रॉपर तरीका है कि यहाँ तो एक चीज़ रनिंग टेक्स्ट में ये लिखा गया है तो लिखना भी डिफ़िकल्ट है और इसको पढ़ना भी डिफ़िकल्ट है, जो डेटा को यूज़ करेगा उसके लिए भी काफ़ी एक सरदर्दी है। तो मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि क्या इसको हम कोई और बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्या? क्यों कि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर इस तरह से 100 स्टूडेंट्स हों तो इतनी ही बातों को हमें लिखने के लिए कम से कम 10 पेज चाहिए। तो एक तो लिखना डिफिकल्ट, और बाय द वे वो 100 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन किसी के पास भेजे और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को जब यूज करने बैठे और वो जानना चाहे कि कोई स्टूडेंट एक्स के पास कितने नोटबुक हैं और कितने पेन हैं, तो पहले तो वो पूरे 5 पेज में ये ढूंढता रह जाएगा कि वो स्टूडेंट एक्स के बारे में लिखा कहाँ गया है, और देन उसके बाद देखेगा कि कितने नोटबुक है, कितना पेन है। ये तो 100 की बात हुई। और ऐसे ही अगर कोई डेटा 1 लाख का हो तब क्या करें? तो एक तरीके से फिर वो डेटा को जो है कि यूज करना एक तरीके से सरदर्दी बन जाएगा। तो इसी पे गौर करने के बाद कि भाई कि कैसे हम उसको आसान तरीके से लिखें ताकि लिखना भी इजी हो और फिर यूजर उस डेटा को आसानी से यूज भी कर सके। तो एक बहुत सिंपल उन्होंने तरीका निकाला कि भाई के तरीका क्या है। 3 स्टूडेंट्स राधा, फौजिया और सिमरन की बात हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि भाई 3 स्टूडेंट की बात हो रही है तो तीनों के लिए एक रो बना दें। यहाँ पे राधा, यहाँ फौजिया और यहाँ पे सिमरन। ठीक है, इनके 3 रो बना दिया, उन्हीं के सामने लिख देंगे। इनके बारे में बात किस चीज़ की हो रही है, तो इनके पास नोटबुक्स कितने हैं, पेन कितने हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसके 2 कॉलम बना दें, एक कॉलम में नोटबुक्स लिखेंगे और एक कॉलम में पेन्स लिखेंगे। अब इस तरीके से रोज और कॉलम बनाने के बाद राधा के पास 15 नोटबुक है, 6 पेन है, तो इसके सामने लिख दें यहाँ पे 15 और यहाँ पे 6। फौजिया के पास 10 नोटबुक है, 2 पेन है, लिख दिया, और 13 नोटबुक है और 5 पेन है, ये लिख दिया। अब देखिए तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। और इस तरीके से अगर लिख के किसी को दिया जाए तो सोचिए कि कितना आसान हो गया, कितना साफ सुथरा दिख रहा है। और जो हमारा प्रॉब्लम था कि ऐसे ही अगर 100 बच्चों की लिस्ट बने तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सोचिए कि अगर 100 बच्चों की लिस्ट बनती है, उसमें आप एक्स के अबाउट जानना चाहते हैं तो सीधे से यहाँ पे जाइए, नाम सर्च करिए, एक्स कहाँ है, सामने से उसका ये आ जाएगा। अब आप खुद ही फर्क समझिए कि इस फॉर्म में लिखा हुआ और जो ऊपर लिखा हुआ है क्या दोनों में फर्क है या नहीं है। ये कितना आसानी से लिखना भी आसान हो गया, यूज करना भी आसान हो गया। तो एनीवे, हमने जो इनके पोजेशंस की यहाँ पे लिस्ट बनाई है पेन्स और नोटबुक की, तो ये जो लिस्ट बनाई है उनके पोजेशंस की, ये पूरी एंट्रीज का जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट ही कहलाता है मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि उनके पास जो जो ऑब्जेक्ट्स थे उस ऑब्जेक्ट की लिस्ट इस फॉर्मेट में जो बनाई गई है, ये फॉर्मेट ही मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि भाई जो दिख रहा है वो मैट्रिक्स है। और वो है क्या, तो दिस इज सिंपली अरे ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब कि वो कोई नंबर्स हो सकता है या फिर वेरिएबल्स हो सकता है या फिर एक्सप्रेशंस हो सकता है। यानी कि ऐसे कह लीजिए कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट है, ये लेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स आएंगे कि जैसे मान लिया कि एक कॉलम क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर बी है, तो यहाँ पे नंबर्स की जगह पे कोई लेटर्स भी आ सकता है, कोई वेरिएबल्स भी आ सकता है। तो इस तरह से नंबर्स या वेरिएबल्स का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ही कहलाता है आपका मैट्रिक्स। अरेंजमेंट है किस टाइप का,
तो हम कहेंगे कि एरे किस टाइप का है, तो ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या ये जो शेप हमने बनाया है वो किसी शेप, ये जो यहाँ पे बनाया है ब्लॉक, क्या वो किसी शेप से रिजेंबल कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ भाई कि ये एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, तो एक तरीके से नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स समझ में आ गया कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, बस क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाई गई है, क्या कि रेक्टेंगुलर शेप का दिखे। भाई रेक्टेंगुलर शेप का दिखे, जैसे फिलहाल के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल, ऐसा भी हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है कि जैसे 1 x y -2 5 और z, इस तरह से कुछ वेरिएबल्स और नंबर्स का अरेंजमेंट बनाया है, तो ये भी आपका एक मैट्रिक्स है। अब इसी में बहुत सारी चीजें बीच बीच में हम लोगों ने सीख लिया। जैसे मैंने कहा कि ये हम रो बना रहे हैं, तो इनफैक्ट ये जो हमने बनाया है मैट्रिक्स में, तो इनके एलिमेंट इधर से पढ़ें तो हम कहेंगे इसको कि ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इसी तरह मैंने कहा कि ये कॉलम्स बन रहे हैं, तो ये पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है सही है। यहाँ पे भी आपका पास ये जो हमने लाइन बनाई है ये कहलाती है रो 1। इसी तरह ये जो लाइंस बनी है ये कहलाती है उस मैट्रिक्स की सेकंड रो। अगर वही वर्टिकली रीड करें तो ये कहलाता है इसका कॉलम 1, और ये कहलाता है उसका कॉलम 2, और ये कहलाता है उसका कॉलम 3 है सही है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का एक चीज आता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि जैसे इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसको हम कहते हैं कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है सही है। 2 रो बनी है, 3 कॉलम बनाए हैं, तो हमने कहा कि भाई ये 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो आई थिंक यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि इन शॉर्ट कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स समझने के साथ साथ ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स में रो से क्या मतलब है, कॉलम से क्या मतलब है, या मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मतलब है। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं 2/3, यानी कि ये पहला जो टर्म है वो इंडिकेट करता है इसके रो को, और जो सेकंड टर्म है वो उसके नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो, कॉलम, ऑर्डर एंड एलिमेंट्स एज वेल एज मैट्रिक्स क्या है, इतनी चीजों का यहाँ पे जिक्र हो गया। साथ ही साथ मैट्रिक्स का फायदा क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए भाई मैट्रिक्स क्यों बनाया गया, क्या फायदा था, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में लिखने के लिए, कि उसको प्रॉपरली अरेंज्ड मैनर में कैसे लिखा जाए, उसके लिए ये एक तरीका बनाया गया जो कि मैट्रिक्स है। और ये इतना पॉपुलर हो गया कि आपके लाइफ में भी, आपकी डेली लाइफ में भी एक तरीके से इसी तरह से डेटा को यूज़ करते हुए आप देखे होंगे भाई। और इवन कंप्यूटर में भी जो डेटा फीड किया जाता है वो एक तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में ही फीड किया जाता है। इसी पे ही एक मूवी भी बनी थी, हॉलीवुड की मूवी थी मैट्रिक्स, और वो नाम इसी तरह से यहीं से लिया गया था कि उस कंप्यूटर की मैट्रिक्स में जो डेटा की इंफॉर्मेशन डाली गई है उसकी मैट्रिक्स में क्या है, क्या डेटा डाला गया था कि जिससे वो उस तरह से वर्क कर रहा है, तो उसी पे नाम लिया गया था। और नहीं करूँ कि हम लोग भी अब यूज टू हो चुके हैं इससे, कि हमारे सामने भी जितने भी डेटा आता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है। जैसे अगर हमें अपनी कोचिंग का ही आंसर की रिलीज करना होता है तो कभी भी इस तरीके से रनिंग टेक्स्ट में नहीं लिखते हैं, हमें भी पता है कि वो कोई उसको यूज़ करेगा तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखना होता है, आंसर लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर के लिए एक कॉलम बना दिए, या आपका हो गया कॉलम नंबर 1, ये क्वेश्चन के लिए एक कॉलम बन गया, कॉलम 1। एक उसमें एक कॉलम चाहिए जिसमें आंसर लिखा जाए, तो ये सेकंड कॉलम बना दिया हमने आंसर के लिए, ये कॉलम 2 हो गया। अगर 40 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं या 20 क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो उसके लिए अब हम 20 रो बनाते हैं, ये आपका रो 1 हो गया, और इसी तरह से ये 20वां रो हो गया। तो जितने भी नंबर और जो उनके आंसर्स हैं उनका जो हमने ये टेबुलर फॉर्म में ये जो डेटा बनाया, तो ये टेबल ही कहलाएगी, ये पूरा ये जो प्रॉपरली अरेंज्ड और चीज़ें हैं यही कहलाएगा एक मैट्रिक्स है सही है।
अब आप सोचेंगे कि भाई मैट्रिक्स ये इस तरह से टेबल में तो आपने नहीं दिखाया था, अभी आपने तो उस तरह से एक ब्रैकेट बना के लिखा हुआ था। क्या आपने तो लिखा था कि भाई कि मैट्रिक्स इस तरह का होता है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 बी और 5 इस तरह से। तो मैट्रिक्स में ये टेबल की कहाँ से बात आ गई? तो देखिए, ये मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये ब्रैकेट का या टेबल का कोई रोल नहीं है। ये टेबल बनाया जाता है या ये जो ब्रैकेट बनाया जाता है वो सिर्फ इस वजह से कि एक लाइन प्रॉपरली अलाइंड हो, कि जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं तो इससे ये समझ में आ जाता है कि भाई कि एक लाइन यहाँ पे लिखना है। तो लाइन के एलिमेंट्स को, अलाइनमेंट्स को दुरुस्त करने के लिए चाहे तो कोई टेबल यूज कर ले या कोई ब्रैकेट यूज कर ले, अदरवाइज हम ब्रैकेट भी हटा दें, टेबल भी हटा दें, तो जब जो अरेंजमेंट नंबर का है वही है आपका मैट्रिक्स। तो इससे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये टेबल वाला मैट्रिक्स होगा या ये मैट्रिक्स होगा। इसमें ना टेबल का रोल है ना उस ब्रैकेट का कोई रोल है, वो सिर्फ अलाइनमेंट दुरुस्त करने के लिए, सही तरीके से अलाइनमेंट चले उसके लिए यूज होता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में जैसे 20 रो है और 2 कॉलम है, 20 रो है और 2 कॉलम, तो बात यहाँ पे ऑर्डर की हो रही है, तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का कहलाएगा? तो 20 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है सही है। तो अब एक जनरल हम बात करें तो अब क्या, इन शॉर्ट फिर अगर बात करें तो मैट्रिक्स क्या था कि नंबर्स का अरेंजमेंट था, जैसे ये, तो इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है मैट्रिक्स। अब देखिए, मैट्रिक्स में कुछ टर्म्स आते हैं कि जैसे मैट्रिक्स अगर कई सारे हैं तो उनको हम कैपिटल लेटर्स ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, कि जैसे ये मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया A, सही है। उसके बाद अब इसमें कोई पार्टिकुलर एलिमेंट, जैसे इसकी बात करें तो अब हाथ रख रख के तो बताएंगे नहीं कि भाई कि एक्स वाला एलिमेंट या ये वो वाला एलिमेंट, तो इस तरीके से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लोकेशन से। तो इस एलिमेंट को हम कहते हैं ए एलिमेंट है, जो पहली रो और पहले कॉलम से है, तो A11 सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, चाहे उसके रूट्स कुछ भी आए, आप यूजुअली रूट्स के लिए सिंबल बना रखते हैं कि अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या रखा गया है, उस एलिमेंट को एज A11 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस जगह पे है उसको रिप्रेजेंट करते हैं A12 से, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और जो यहाँ पे है वो पहली रो थर्ड कॉलम का है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A13 से। इसी तरह अब इस एलिमेंट का बता दीजिए क्या सिंबल रखें। तो हम कह रहे हैं कि सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो रिप्रेजेंट किया जाएगा A21, इसी तरह से ये A22 और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा A33 से। दूसरी बात और, इस साइड में अब लिख रहा हूं, सुन लीजिए, वहां के बाद अब इधर आ रहे हैं। अब ये जो हम लिखे थे मैट्रिक्स, तो इतना लंबा एलिमेंट की लिस्ट बनाने के बजाय हम इसी को ऐसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं कि A एक मैट्रिक्स है और जिसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A14 इस तरह से हमें लिखा है उसमें। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि A इज ए मैट्रिक्स, ये जो प्रॉपर ब्रैकेट यूज किया जाता है, और उसके एलिमेंट्स हैं क्या, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई कि A तो हर जगह यूज ही कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स के लिए, तो उसके एलिमेंट के लिए सिंबल बनाते हैं AIJ, इस तरह से लिख देते हैं कि AIJ का कलेक्शन है, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया कि भाई एलिमेंट्स को A से लिखा और एक यहां पे टर्म रखा जिसको 1 का भी रखा है, कभी 2 रखा है, कोई एक और एलिमेंट आता तो A3 लिखते। तो 1, 2, 3 जो भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उसको हमने I से रिप्रेजेंट कर दिया और कहेंगे कि I वेरी करेगा 1 से लेकर के यहाँ पे 2 तक। और इसी तरह ये जो यहाँ वाली पोजीशन है जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक वेरिएबल था, कभी 1, कभी 2, कभी 3, तो उसकी जगह हमने J लिख दिया और कहेंगे कि यहाँ पे J एक वेरिएबल है जो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक चेंज हो रहा है भाई, तो कभी 1 गया, कभी 2 गया, कभी 3 गया, तो 3 तक। और 2 रो और 3 कॉलम का है, तो यहाँ पे ऑर्डर मार्क कर देते हैं A2/3 मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स था उसी को और शॉर्ट में डिनोट करने का ये तरीका है कि ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट AIJ रखे गए हैं, जहां I और J वेरिएबल्स हैं, 1 से 2 तक I वेरी कर रहा है और J 1 से 3 तक का वेरी कर रहा है, तो AIJ का कलेक्शन है ये। है क्लियर? तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर और एलिमेंट्स वगैरह की बात हो गई। आई थिंक यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पहला पॉइंट कि मैट्रिक्स क्या था, देन मैट्रिक्स से एलिमेंट से क्या समझते हैं, मैट्रिक्स के रो से क्या समझते हैं, कॉलम से क्या समझते हैं, और मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब है। इतनी बातें क्लियर हो गई।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीधे से। अब मैट्रिक्स के कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं, उनको बहुत शॉर्ट में हम बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी टिपिकल चीज़ नहीं है कि जिसे बहुत देर तक रुक करके लेक्चर दिया जाए या कुछ समझाया जाए। नाम बहुत सीधे से रखे गए हैं, बस वो हम एक बार सरसरी निगाह से देखते चले चलते हैं। और ये सारा वही सीक्वेंस है जो आपके एनसीईआरटी में चल रहा है। तो ऑर्डर तक समझने के बाद अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। चलिए पहले तो एक यहाँ मैट्रिक्स पे एक सवाल है, यानी कि अब हम इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि मैट्रिक्स अब हम बना सकते हैं अगर उसके एलिमेंट के डेफिनेशन दिए हों तो। देखिए तो यहां कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब कि उसमें रो जो है वो 3 होना चाहिए। भाई ये अभी बताया कि ये टर्म इंडिकेट कर रहा है रो को और ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम को, यानी कि हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम हो। बनाते हैं भाई, 3 रो और 2 कॉलम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 1 1 होगा और यहाँ पे 1 2 होगा, बस ये हो गया 2 है, सही है। सेकेंड रो में आएंगे तो 2 1 2 2, फिर 3 1 3 2, यही एक मैट्रिक्स बन गया 3/2 ऑर्डर का। अब कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज ये दी हुई है कि एलिमेंट्स कितनी वैल्यूज का रखा जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि ए आई जे एलिमेंट जो रखेंगे उसकी वैल्यू होगी हाफ आई माइनस 3j के मॉडुलस के बराबर। तो अब सोचिए A11 क्या रखेंगे, तो A11 का यही मतलब हुआ ना कि वेरिएबल i की जगह 1 आ गया है और j की जगह 1 आ गया है। तो राइट साइड में भी i और j की जगह 1 1 प्लेस करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया हाफ 1 और माइनस का 3 इंटू 1 का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा -2, मॉड के बाद हो जाएगा 1 2, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर दे देगा 1। अगला एलिमेंट 1 2 रखना है। 1 2 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम कह रहे हैं कि i की जगह 1 j की जगह 2 रखा गया है, तो इधर भी i की जगह 1 j की जगह 2 रखिए, तो कितना हुआ हाफ 1 माइनस 6 का मॉडुलस, तो इस तरह से 5/2 का मॉडुलस 5/2। अब चाहिए हमें 2 1, तो 2 1 का मतलब क्या i की जगह पे 2 है और j की जगह 1 है, तो रखिए तो हाफ 2 माइनस 3, तो इस तरह से कितना हो गया 1/2। फिर अब 2 2 चाहिए, तो 2 2 पे क्या प्लेस करेंगे भाई, तो i की जगह 2 आ गया, j की जगह 2 आ गया, तो इधर भी रखिए तो हाफ i की जगह 2 और माइनस j की जगह 2 रखेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा -4 मॉड के बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 से हो गया कितना 2। देन अब 3 1, तो 3 1 का मतलब क्या i की जगह 3 और j की जगह पे 1, तो इस तरह से इसका आंसर 0। और एक और बच गया ये 3 2, तो 3 2 का मतलब हुआ कि i की जगह 3 रखा है, j की जगह 2 रखा है, तो हो गया हाफ 3 माइनस 3 इंटू 2, i की जगह 3 और j की जगह 2, तो ये हो गया -3 मॉड के बाद 3 डिवाइडेड बाई 2 3/2। अब हर एक एलिमेंट की वैल्यू पता चल गई कि भाई कि A11 पे क्या रखना है, 21 पे क्या रखना है, तो ये सब उठाइए और इसमें रख दीजिए, रखिए। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो यहाँ पे 1 रखना है, अगला 5/2 रखना है, फिर यहाँ पे 1/2 रखना है, अगला 2 रखना है, फिर यहाँ पे 0 रखना है, यहाँ पे 3/2 रखना है। तो जिस मैट्रिक्स का जिक्र कर रहा था वो मैट्रिक्स का ये आंसर आ गया, सही है। तो इस तरह से आपको एलिमेंट्स की वैल्यूज कितनी रखनी है वो यहाँ पे बताया गया था, क्या आईजे पे एलिमेंट की ये वैल्यूज रखनी है और 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, वो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसके बाद है मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशंस के टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं, तो वो अब हम चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी उसको शॉर्ट में देखते चलते हैं। पहला ये दिया हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स। देखिए कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को ही कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक ये वाला मैट्रिक्स कि x है, y है, z है, कॉलम एक है, रो कितने भी हों, है सही है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपका एक मैट्रिक्स यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, रो एक होना चाहिए, कॉलम चाहे जितने भी हो, उस मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है
स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक मैट्रिक्स जो स्क्वायर शेप में दिखे। स्क्वायर शेप में तब दिखेगा कि जब उसमें नंबर ऑफ रो के बराबर ही नंबर ऑफ कॉलम्स करें, रो और कॉलम इक्वल वैल्यूज के हों। जैसे मान लिया कि किसी मैट्रिक्स में हमने डिसाइड किया रो 3 रखने का, जब स्क्वायर बनाने जा रहे हैं तो कॉलम भी 3 ही बनेगा, कि रो के बराबर ही कॉलम बनेगा। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि जैसे यहाँ a, यहाँ 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे y और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ b। तो इस तरह से ये एक स्क्वायर शेप का मैट्रिक्स यानी कि 3x3 मैट्रिक्स बन गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सीधे से वही कि जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक टर्म और आता है डायगोनल। भाई स्क्वायर के डायगोनल से तो अवेयर होंगे, क्या मतलब जब हम स्क्वायर के डायगोनल की बात करते हैं तो इनफैक्ट यहाँ पे ये इसके डायगोनल कहलाता है, ये वाली चीज वो स्क्वायर का डायगोनल कहलाता है। अब कोई कहेगा कि भाई डायगोनल यही क्यों, डायगोनल तो ये भी होता था। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब हम डायगोनल की बात करें तो उसमें इसको डायगोनल कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ इन एलिमेंट्स को ही हम डायगोनल्स कहते हैं, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये डायगोनल कहलाता है और इन पे जो एलिमेंट्स रखे गए हैं ए, वाई और बी, दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल पे जो एलिमेंट रखे गए हैं दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल की जो बात होगी वो डायगोनल सिर्फ स्क्वायर में ही बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है सही है। अब एक नाम ही आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। मतलब दूसरी बात, चूंकि डायगोनल का जिक्र आ गया तो ये भी है कि ये एक स्क्वायर शेप में ही होगा। मैंने अभी कहा कि डायगोनल जो टर्म आता है मैट्रिक्स का डायगोनल वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो चूंकि मैंने कहा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो मस्ट है डायगोनल का जिक्र किया, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ये। तो जैसे एक मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल, पता है कि ये वाले एलिमेंट्स डायगोनल होते हैं, इन पे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, इसका मतलब इनकी वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जो अदर एलिमेंट्स थे उनको 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे 0, यहाँ भी 0, इस जगह भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे जो कि 0 होना चाहिए। और डायगोनल पे क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा ना कि उसके अबाउट कोई टिप्पणी नहीं की गई, मीन्स कि वो 0 या नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे D1 हो सकता है, एक उसमें से कोई 0 भी रख दिया, यहाँ पे आप D2 रख दीजिए। इस तरह के मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इजी है, ये भी समझ में आ गया। अब एक आता है स्केलर मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स वो कहलाता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल 0 हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल वैल्यूज के हों। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल वैल्यूज के हों या कह लीजिए सारे के सारे सेम हों। जैसे एक मैट्रिक्स बनाऊं तो इसमें भी कहा गया कि नॉन डायगोनल 0, तो नॉन डायगोनल कौन से होते हैं भाई, तो इन तीनों को छोड़कर, यानी कि यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये तीनों तो 0 होगा, नॉन 0 हो गया सब। बाकी डायगोनल पे कहा गया इक्वल वैल्यूज, यानी कि अगर कोई यहाँ पे लेमडा रखते हैं तो इस जगह भी लेमडा हो, यहाँ भी लेमडा हो, तो इसी को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है कि स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और केस आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अगेन वही बात आ गई कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों एंड डायगोनल एलिमेंट्स
सिर्फ 1 हो, यानी कि जितने भी डायगोनल है के एलिमेंट्स हैं उन सब पे सिर्फ 1 प्लेस हो, एंड जितने नॉन डायगोनल है वो सब के सब 0 हो, यानी कि इस तरह के मैट्रिक्स 1 1 1 डायगोनल पे 1 और बाकी सारे जगह 0 प्लेस हो, तो उस मैट्रिक्स को ही कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जो यूजुअली आई वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और यूजुअली आई के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। 3 ऑर्डर का है तो इसको हम ऐसे कहेंगे I 3/3 है, सही है। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और चूंकि स्क्वायर शेप का होता है, 3 ऑर्डर का है तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट एक मैट्रिक्स आ जाता है जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जिसमें ऑल एंट्रीज जो है, ऑल एंट्रीज आर 0, एलिमेंट्स आर 0 कह लीजिए या सारी की सारी एंट्रीज जो है वो 0 कह लीजिए। अब इसमें कहीं ये बात नहीं हुई थी डायगोनल की या नॉन डायगोनल की। ये आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लाइक ये भी हो सकता है कि इस तरह का मैट्रिक्स हो, ये भी हो सकता है, या इस तरह का भी हो सकता है कि एक स्क्वायर शेप में हो। बस जिसमें भी आपके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 दिखने लगे उस मैट्रिक्स को ही हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, या इसी को एज ए नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा। तो जीरो मैट्रिक्स भी है और एक नाम उसका नल मैट्रिक्स भी है, ये भी याद रखिएगा। सही है। तो ये तो बहुत बेसिक से बस नाम्स दिए गए हैं। एक बार फिर से उसको जो है कि हम लोग रिकैप कर ले रहे हैं, पीछे से चलते हैं। पहला क्या था आपका, रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम बराबर हो। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केसेस में आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 6 तो 3 ये हुए तो 6 हो गए, और फिर 7वां हमने जीरो मैट्रिक्स। तो ये सारी बातें हो गई। तो एक तरह से ये बेसिक टर्म्स थे। उसके बाद मैट्रिक्स में एक अलजेब्रा आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी हम तो बेसिक लेवल के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसी में थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम, थोड़े से टिपिकल से प्रॉब्लम्स जो बन जाते हैं वो मेंस वगैरह में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए, अलजेब्रा में एक पार्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे। तो सपोज करिए ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट I और J है, और B एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट BIJ है, ठीक है। और मान लिया कि इनके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, जैसे ये 3/2 है, 3/2 है और ये भी 3/2 है, यानी कि मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे कि इफ देयर ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम, और दूसरी बात कि AIJ एलिमेंट इक्वल हो BIJ के फॉर ऑल I एंड J। मतलब ये हुआ कि एक दो ऐसे मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम हो और AIJ BIJ के बराबर हो फॉर ऑल IJ, यानी कि अगर यहाँ पे A11 रख रहे हैं तो वो B11 के बराबर हो, A31 रख रहे हैं तो B31 के बराबर हो, A23 रख रहे हैं तो B23 के बराबर हो। यानी कि हर एक IJ पोजीशन पे आमने सामने के एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो उन मैट्रिक्स को ही हम कहेंगे कि दे आर इक्वल। ये तो इक्वल की डेफिनेशन समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा कि A एक मैट्रिक्स है और B IJ से बना हुआ है, A विल बी इक्वल टू B if AIJ इज इक्वल टू BIJ। ऐसा ही है। जैसे मैंने अगर कहा कि भाई कि एक मैट्रिक्स यहाँ पे XY 2Z है और वो इक्वल है अगर 1 0 और 2 -5 के, तो XYZ की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे ये इसके बराबर कब कहलाएगा, तो जैसे मैंने कहा कि भाई कि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि x बराबर हो 1 के, y बराबर हो 0 के, 2 और 2 बराबर चल ही रहा है, z बराबर -5 हो, तो ये जब तीनों कंडीशन मैच करेगी तब वो कहलाएगा कि दे आर इक्वल। है समझ में आ गई बात? ठीक है। अब उसके बाद मैट्रिक्स की इक्वलिटी के बाद नेक्स्ट अब हमारा आ जाइए, अब मेरे ख्याल से इतने पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हम लोग पहुंच गए हैं कि अब इससे क्वेश्चंस जो है कि आपके कम से कम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो फर्स्ट है
3.1 वो अब हम कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज आपके डेफिनेशन पे बेस्ड और ये जो इक्वालिटी का फंडा बताया गया इसी पे बेस्ड है। सही है, तो एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पूरा एक बार ढंग से देख लीजिएगा। जितनी भी आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है सबको कंक्लूड कर दिया गया कि सबका कंक्लूजन इतना ही है कि एक मैट्रिक्स का डेफिनेशन सिखाया गया, थोड़ा सा आइडिया दिया गया कि भाई मैट्रिक्स के फायदे क्या है, क्यों बनाए गए, और देन उसके बाद मैट्रिक्स के टाइप्स डिफाइन किए गए और इक्वालिटी का एक कंसेप्ट बताया गया। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही, कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो ए बी सी एक्स वाई जेड बताइए। इसमें एलिमेंट्स ए बी सी वगैरह का फॉर्म में दिए हुए हैं, कहीं यहाँ पे सी दिख रहा है, एक्स वाई जेड दिख रहा है। कह रहा है कि ये इक्वल कब होंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि भाई ये मैट्रिक्स इसके बराबर तब होगा कि जब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, यानी कि हर आमने सामने के एलिमेंट्स अगर बराबर होने लगे तभी मैट्रिक्स कहलाएगा कि ये दे आर इक्वल। तो इसके बराबर होने के लिए क्या हुआ, तो एक बात तो ये आ गई कि भाई पहला एलिमेंट जो इसमें x+3 है वो बराबर होना चाहिए इसके पहले एलिमेंट 0 पे, इसका नेक्स्ट एलिमेंट z+4 वो बराबर होना चाहिए उस पोजीशन पे जो एलिमेंट दिया 6 उसके, नेक्स्ट एलिमेंट 2y-7 है, ये बराबर होना चाहिए इसके किसके 3y-2 के ये इसके बराबर होना चाहिए तो वो है ही, यहाँ पे दे रखा है a-1 वो बराबर होना चाहिए यहाँ -3 के, यहाँ दिया है 0 तो वो बराबर होना चाहिए 2c+2 के, फिर b-3 दिया हुआ है तो ये बराबर होना चाहिए इधर के एलिमेंट यानी कि 2b+4 के, यहाँ -21 इसके बराबर होना चाहिए है ही, 0 0 के बराबर होना चाहिए वो भी है सही है। तो अब इतनी कंडीशन जब मैच करेगी तब ये मैट्रिक्स कहलाएंगे कि दे आर इक्वल। अब जाहिर है भाई ये मैच करने के लिए क्या होगा तो x की वैल्यू -3 होगी, ये मैच करने के लिए क्या होगा तो z की वैल्यू 2 होगी, ये मैच कब करेगा तो 2y इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इधर y बचेगा, और जिसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा भाई, एक मिनट ये थोड़ा सा खराब हो गया ये तो इससे सॉल्व करके हम y निकाल रहे हैं तो इधर से 2y ले आके माइनस कर दीजिए तो उधर क्या बचेगा y, और -2 ले जाके ऐड करेगा तो 5, इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू कितनी हो गई -2, यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो गई तो 2 उधर ले जाइए तो -2, 2c बराबर -2 यानी कि c की वैल्यू कितनी हो गई -1। इसमें भी क्या करिए b को इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इधर बचेगा b, और 4 उस साइड में ले जाइए तो -7। तो ये इक्वल कब होगा तो जब एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज रहेंगी तब ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो इस तरीके से इनकी इक्वालिटी के लिए एक्स वाई जेड क्या होगा वो आपको निकाल दिया गया है सही है। हाँ जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए यहाँ पे, अब आ जाइए एक्सरसाइज पे अब चलते हैं। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने कहा कि जितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो हम मतलब कि एक ही जैसा अगर 2 क्वेश्चन दिया है तो एक बता दिया जा रहा है, एक को छोड़ दिया जा रहा है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए सिर्फ हमारे बताने से काम नहीं चलेगा, आप जब तक खुद उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो एक ही जैसे अगर 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें एक जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है वो करा दे रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ है वो आपको करना होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब सुनिए एक एक करके। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स है, टोटल 18 एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। अब सोचिए 18 एलिमेंट्स को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ कर दें और यहाँ पे कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया। बन गया क्या ये मैट्रिक्स? तो आप भी कहेंगे कि नहीं, अभी आप ही ने बताया था कि इस तरीके से मैट्रिक्स नहीं बनाया जाता है। अगर कॉलम 10 बना है तो नीचे भी हर कॉलम के नीचे एंट्री फिल करनी मस्ट है। यहाँ पे अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह से 10 और 8 दूसरे रो में रख दें, इस तरह का तो कोई मैट्रिक्स नहीं बनेगा। यानी कि अगर आप इसमें 10 कॉलम बनाए हैं तो नीचे जितनी भी रो होंगी सब में 10-10 एलिमेंट चलेगा। अब सोचिए कि नीचे वाले में 10 आप लाएंगे कहाँ पे, क्योंकि टोटल तो आपके पास 8 ही एलिमेंट और बचे हैं। तो इस तरह का नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि हम उतने ही कॉलम बना सकें जो इसको डिवाइड कर दे पूरी तरह से। जैसे 10 नहीं बना सकते हैं, हाँ, लेकिन 9 बना सकते थे। 9 कॉलम बनाते तो क्या होता कि 9 के 2 रो बन जाते, मतलब कि उतने ही हम कॉलम्स जनरेट कर सकते हैं जो नंबर 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। मींस जितने कॉलम्स बनेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट है कि इस 18 का फैक्टर होना चाहिए। जस्ट उल्टा कह लीजिए कि 18 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उतने तरीके के मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है, क्या कर रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? हाँ जी, तो हम कह रहे हैं कि 1 इंटू 18 का बन सकता है, या 2 इंटू 9 का बन सकता है, या 3 इंटू 6 का बन सकता है। जैसा भी मैंने समझाया कि जो भी आप नंबर ऑफ कॉलम बनाएंगे वो नंबर ऑफ कॉलम इसको डिवाइड कर सके, यानी कि इसका एक फैक्टर हो। तो एक तरीके से पॉसिबल फैक्टर्स जो है वही हम लिख रहे हैं। तो 3 इंटू 6 का, 4 इंटू समथिंग इंटीजर से 18 नहीं बनेगा, यानी कि इसमें 4 ऑर्डर का नहीं होगा। इसी तरह 5 ऑर्डर का नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्या बन सकता है? तो 6 इंटू 3, 7 का भी नहीं बन सकता है, 8 का भी नहीं बन सकता है, 9 इंटू 2 का बन सकता है, और फिर 18 इंटू 1 का बन सकता है। तो इस तरह से 2, 4, 6, तो टोटल 6 ऐसे मैट्रिसेस बन सकते हैं, 6 मैट्रिसेस। खैर, आपसे नंबर तो नहीं पूछा था, सिर्फ पूछा था कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है। तो ये इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं आपके बनाने का। अब आगे पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट इज है 5 एलिमेंट्स। तो भाई 5 एलिमेंट्स हैं, तब कितने होंगे? तो 5 एलिमेंट्स अगर हुए तो मैंने कहा ना कि इन्हीं एलिमेंट्स के जितने पॉसिबल फैक्टर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट के जितने पॉसिबल फैक्टर्स उतने बनेंगे। तो क्या बन सकता है भाई? तो 1 इंटू 5 का और दूसरा 5 इंटू 1 का। तो उस केस में आपके यही 2 आपके मैट्रिक्स बन पाएंगे। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A whose elements are Aij and whose elements are given by Aij will be given by this formula। यानी कि एक मैट्रिक्स बनाना है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ठीक है भाई, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कह रहा है, तो इसका मतलब कि उस मैट्रिक्स का A नाम रख रहे हैं। तो कॉलम 2 होगा, रो 2 होगा। एक यहाँ पे 1 1 रखा जाएगा और यहाँ पे 1 2 रखा जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है तो 2 1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का है तो 2 2। ये बन गया ए मैट्रिक्स। अब A1 1 रखा क्या जाए, तो कहा गया कि इसके एलिमेंट्स की ये वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि IJ पे जो एलिमेंट रखेंगे उसकी वैल्यू होनी चाहिए I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो A1 1 अगर कहा जाए तो इसका मतलब I की जगह 1 ले लिया गया है, J की जगह 1 ले लिया गया है, इसमें रख दीजिए। तो 1 1 कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 से कितना हो जाएगा? 2। अब A1 2 कहा जाए तो इसमें I की जगह 1, J की जगह 2 रखा गया। राइट में भी I की जगह 1, J की जगह 2 रख के वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 2 कितना हुआ? 3, स्क्वायरिंग के बाद 9 डिवाइडेड बाई 2। फिर 2 1 पे बात की जाए तो अब I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2। और फिर 2 2 कहा जाए तो कितना हो गया? I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 से कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से उठाइए और उठा करके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो अब आपका मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे क्या रखना है? 2, यहाँ पे रखना है 9/2, यहाँ पे भी 9/2, और इस तरह से यहाँ पे 8। तो ये एक मैट्रिक्स अब बन गया है। सही है। अब बाकी ये जो 2 हैं वो अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जिस बच्चे को भी इसमें डाउट होगा वो डाउट आप हमसे पूछ लीजिएगा। यही नहीं बल्कि जितने और क्वेश्चंस बीच में छूट रहे हैं उन सबके पहले करके आइए, उसके डाउट डिस्कस होगा, देन आगे हम लेक्चर में बढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, नेक्स्ट ये दे रखा है, कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। ये मैट्रिक्स दोनों बराबर कब होंगे, उसके लिए एक्स वाई पेयर का क्या आंसर होगा। यहाँ पे गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अक्सर। आईआईटी में भी इवन क्वेश्चन इस तरह से इसी कंसेप्ट पे बेस्ट पूछा गया। यह है कि थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन कंसेप्ट पे अगर गहराई पे जाएं तो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आईआईटी में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, एक है 3x + 7, यहाँ है एक 5, यहाँ पे है y + 1, यहाँ पे है 2 - 3x, जो बराबर होना है 0, y - 2 और 8 और 4 के। अब बताइए कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर कब होगा। तो बराबर तब होगा कि जब कहा गया कि सारे रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल वैल्यूज के हों, यानी कि हर रेस्पेक्टिव पोजीशन वाले एलिमेंट की वैल्यूज सेम होगी तभी इक्वल होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 मैच कर गया तो अब उस पर आप इक्वल कह दें, या 3 मैच कर गया तो इक्वल कह दें, नहीं। इक्वल होने के लिए मस्ट है चारों एलिमेंट्स मैच करना चाहिए और सेम पोजीशन वाला सेम से ही मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये इसके इक्वल कब होगा, तो जब 3x + 7 0 के बराबर हो, एज वेल एज 5 बराबर हो y - 2 के, एज वेल एज y + 1 बराबर हो 8 के, और 2 - 3x बराबर हो 4 के। यानी कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इक्वल होगा। तो ये सेटिस्फाई कब होगी, तो इसके लिए कहा गया कि भाई x की वैल्यू -7/3। समझ में आ गया होगा कि 7 उस साइड में ले गए माइनस में, 3 से डिवाइड कर दिए। ये इक्वल कब होगा, तो जब y की वैल्यू 7 हो। ये इक्वल कब होगा, तो यहाँ भी y की वैल्यू 7 होने पर इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल कब होगा, तो जब x की वैल्यू 3x उधर लेके जाइए और 4 को लाके डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x की वैल्यू -2/3 हो। है सही है। अब एक बात सोचिए, यानी कि ये कह रहा है कि फर्स्ट इसके फर्स्ट से मैच कर जाएगा जब x रियल है, और ये इससे मैच कर जाएगा कि जब x रियल है। अब दोनों x डिफरेंट आ गया, दोनों x का डिफरेंट आना ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस वक्त ये इससे मैच करेगा उस वक्त ये और ये मैच नहीं हो पाएगा। भाई सीधी बात है कि एक मैट्रिक्स में एक टाइम में x की तो कोई एक ही वैल्यू दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ वाले x की जगह अलग वैल्यू दे दें, उस वाले x की जगह अलग वैल्यू दे दें, कोई एक ही तो डिसाइड करेंगे। तो जिस वक्त इसको इक्वल कराएंगे तो उस वक्त ये इक्वल नहीं हो पाएगा, और जब इसको इक्वल कराएंगे जिसके लिए x ये रखना पड़ेगा, तो इस x को रखने पर फिर ये इक्वल नहीं हो पाएगा। यानी कि दो एलिमेंट इस तरीके के हैं कि जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, कि जब एक के बराबर दूसरा हो रहा है तो उस वक्त नेक्स्ट पेयर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, और उस पेयर को मैच करा रहे हैं तो फिर पहला वाला मैच नहीं हो पा रहा है। यानी कि कभी भी ये मुमकिन ही नहीं है कि हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर सकें। तो किसी भी x और y के कॉम्बिनेशन पे ये पूरी तरह से मैट्रिक्स को आप इक्वल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे बेहतर ऑप्शन क्या हुआ कि नॉट पॉसिबल, कि ये मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। तो इक्वलिटी मेरे ख्याल से यहाँ पे बेहतर से क्लियर हो गई होगी कि ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये मैट्रिक्स इक्वल हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सही से समझ लें तो इस पे मस्ट है कि आईआईटी में मेंस में एडवांस में क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि अक्सर आता ही है। मैं कह रहा हूँ कि फर्क सिर्फ इतना है होता है कि यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें कैलकुलेशंस थोड़ा बहुत साफ सुथरा और इजी हो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन उस तरीके का दिया जाता है। सेम उसी कंसेप्ट पे आईआईटी यूजुअली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें थोड़े से कैलकुलेशंस जो है वो टिपिकल हो जाते हैं, कंसेप्ट कहीं मिसमैच नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इससे सवाल क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 1, यानी कि 3/3 के कितने मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं जिसमें एंट्रीज 0 और 1 के थ्रू ही हो। सोचिए, जैसा अभी आपको मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात हुई, मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे कि जब सारे ही एलिमेंट मैच करें। जहां एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया तो वो मैट्रिक्स डिफरेंट कंसीडर होंगे। जैसे मान लिया कि एक 3/3 का मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स के 8 दूसरे के 8 एलिमेंट से मैच कर गया, लेकिन 9वां भी अगर मिसमैच हो गया तो अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हुए, एक अलग काउंट होगा नेक्स्ट अलग काउंट होगा।
है कि नहीं। तो डिफरेंट मैट्रिसेस से मतलब हुआ कि वो मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करें कि जिनके एक एक एलिमेंट भी अगर डिस्टिंक्ट होते गए तो इसका मतलब कि नए मैट्रिसेस बनते चले जाएंगे। अब पता ही है कि भाई 3x3 का मैट्रिक्स कह रहा है, तो जैसे 3x3 के मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक मैट्रिक्स में यहां पे 0 रखा तो उसे एक मैट्रिक्स, बाकी अगली बार हमने क्या किया कि सारे डेटा सेम रखा, बस यहां पे एक अलग कर दिया तो एक न्यू मैट्रिक्स बन गया। इससे क्या समझ में आया कि इस जगह पे जितने डिफरेंट एंट्रीज रखेंगे उतने डिफरेंट मैट्रिसेज जनरेट हो जाएंगे। और सिर्फ यहीं पे नहीं, यहां पे भी जितनी डिफरेंट एंट्रीज रखेंगे उतने डिफरेंट मैट्रिसेज जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ एक भी अगर मिसमैच हो गया तो न्यू मैट्रिक्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहां पे एक बार 0 रखते हैं तो अलग मैट्रिक्स, 1 रखेंगे तो अलग मैट्रिक्स। फिर इसी तरह यहां पे भी जितने डिफरेंट एंट्रीज रखेंगे उतने डिफरेंट मैट्रिसेस तैयार हो जाएंगे। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि कितने डिफरेंट मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो हम मैट्रिसेस ना गिने, सिर्फ ये देख लें कि इन प्लेसेस को कितने डिफरेंट एंट्रीज से फिल कर सकते हैं। जितने डिफरेंट एंट्रीज से फिल करेंगे उतने ही हमें डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेंगे। अब कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो ये अब सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर कोई एक बड़ा सा आपको काम दिया गया और उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं ये अगर काउंट करना है, तो आप पूरे इकट्ठे मत काउंट करिए, आप एक पार्ट के कितने वेज हैं वो अलग काउंट करिए, दूसरे पार्ट का कितना वेज है अलग काउंट करिए, तीसरे पार्ट का कितना वेज है अलग काउंट करिए। हर पार्ट वाइज आप उनके नंबर ऑफ वेज निकालते जाइए और सबको शुरू से आखिर तक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू डू दैट जॉब वो बता देगा। है सही है। तो हम 9 प्लेसेस अभी जैसे डिस्कस हुआ कि कितने डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, तो उतने ही जितने डिफरेंट तरीके से हम इन प्लेसेस की एंट्री कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इसको बताइए कि इसकी एंट्री कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या कि 0 से या 1 से फिल कर सकते हैं। यहां 2 फिल करना या 3 फिल करना तो अलाउ ही नहीं है, 0 1 के थ्रू फिल करना है, तो इसका मतलब इस एंट्रीज को 2 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। देन अब बात करें कि इस एंट्रीज को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो इसको भी 2, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो इसको भी 2, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो ये भी 2। इसी तरह सबके 2 नंबर ऑफ वेज होंगे, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो ये भी 2। तो पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस कितने बनेंगे, डिफरेंट मैट्रिसेस, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच एंट्रीज कैन बी फिल्ड डिफरेंटली। एंट्रीज को कितने डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं उतने ही मैट्रिसेस बनेंगे। अब एंट्रीज फिल कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो एक पार्ट को 2 तरीके से कर सकते हैं, दूसरे पार्ट को भी 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, तीसरे पार्ट को भी 2 तरीके से, और आखिरी जो पार्ट है उसको भी 2 तरीके से। चूंकि सब पार्ट था तो सबका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और इस तरह से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 टाइम्स, क्योंकि 9 प्लेसेस फिल करने की बात हुई थी, सबके 2-2 तरीके हुए तो 9 टाइम्स। इसका मतलब एंट्रीज फिल कितने तरीके से हो सकती है, तो 2 की पावर 9। तो इसका मतलब 2 की पावर 9 ही मैट्रिक्स भी बन जाएंगे। 2 की पावर 9 की वैल्यू होती है कितनी, 512। तो इसका मतलब कि 512 डिफरेंट मैट्रिसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में वही 10 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 10 में जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। रिमेनिंग क्वेश्चन अब आपको करना है। कल की क्लास शुरू होने से पहले पहले लाइव में इस डाउट जितने भी होंगे इन क्वेश्चन में वो डिस्कस किया जाएगा, देन हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।